हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट एकेडमी पर। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक आक्रांता था, पहला मुगल आक्रांता। पहला मुगल न कह के इसे हम पहला अरब आक्रमणकारी भी कह सकते हैं। कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर हमला किया था। 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर हमला किया था। उस समय भारत पर दाहिर नामक राजा का शासन हुआ करता था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे कि धार्मिक यात्राओं पर लगाया जाता था। जजिया कर को पहली बार अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, किंतु औरंगजेब ने इसे दोबारा चालू कर दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे हम लंपट मूर्ख भी कहते हैं, इनका उपनाम है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख मोहम्मद शाह रंगीला का उपनाम है लंपट मूर्ख। इनके द्वारा अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद शाह रंगीला। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल को। और अगर पूछा जाए स्थापत्य कला यानी कि इमारतों के निर्माण, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां, जिनका दूसरा नाम खुर्रम भी था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्टर ने की थी। रेबीज एक विषाणु जनित वायरस जनित रोग है। रेबीज कुत्ते कुत्ते की लार, घोड़े की लार से होने वाली एक बीमारी है। इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। हाइड्रो माने पानी और फोबिया माने डर। जिस रोग में हमें पानी से डर लगे उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यदि बात करें हम टाइफाइड की, तो टाइफाइड हमारे आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड का दूसरा नाम आंत्र ज्वर आंत्र ज्वर मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगर इसी क्रम में देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंत। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त सुशील सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, भारत की पहली महिला राज्यपाल राज्यपाल भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। भारत के पहले चीफ जस्टिस हीरा लाल जे कानिया जी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश
नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। नेपोलियन नेपोलियन फ्रांस का शासक था। इसने 1815 में 1815 में 1815 में वाटरलू का एक बहुत ही फेमस युद्ध है। वाटरलू का युद्ध लड़ा था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी एवं मित्र देश जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी आदि देश थे, उनकी जीत हुई थी। इसमें देखा जाए अन्य ऑप्शन के रूप में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। कुछ टेक्निकल एरर हो रही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है? हमारे श्वसन का केंद्र मेंडुला में होता है। मेंडुला हमारे मस्तिष्क में होता है। अगर पूछा जाए कोशिका के श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कोशिका की कार्यात्मक इकाई को एटीपी कहते हैं। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया याद करना सभी लोग। एटीपी, कोशिका के कार्यात्मक इकाई को एटीपी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हमारा अगला प्रश्न है। देखते हैं इसके ऑप्शंस को। अग्नाशय, अवटु, पीयूष, प्लिया। यदि प्लिया को देखा जाए तो यहाँ पर आरबीसी की कब्रगाह प्लिया को कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि अगर देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं या जो लेंगर हैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जिनका कार्यकाल 3 से 4 दिन तक होता है, 3 से 4 दिन, हमारे अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं एवं लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह को तिल्ली कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जहाँ पर ख़त्म होती हैं उस जगह को तिल्ली कहते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मलेरिया एक प्रोटोजुआ यानी परजीवी से होने वाला रोग है। मलेरिया के प्रोटोजुआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। यह क्वेश्चन कई बार एसएससी द्वारा पूछा गया है। मलेरिया के प्रोटोजुआ का क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, यह सबसे पहले रोनाल्ड रॉस के द्वारा बताया गया था। अगर देखा जाए सीवी रमन भारत के थे। सीवी रमन, इन्हें रमन प्रभाव के लिए रमन इफेक्ट के लिए 1931 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है। HGS जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। अगर अन्य सूत्रों में देखा जाए तो साधारण नमक, जो हम लोग नमक खाने में प्रयोग करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। अगर लाल दवा का पूछा जाए तो KMnO4। लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
और हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन यानी लोहा। अगर लोहा अगर लोहा में जंग लग जाए अगर लोहा में जंग लग जाए तो उसका भार जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार बढ़ जाता है। यह एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है कि लोहा में जंग लग जाने से उसका वजन घट जाता है, परंतु उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? चलिए आपको देते हैं 10 सेकंड इस क्वेश्चन के करने के लिए। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अगर देखा जाए इसमें न्यूटन ने गति के नियम गति के नियम गति के नियम गुरुत्व के नियम गुरुत्व के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। और अगर पूछा जाए विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओरस्टेड के द्वारा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम देखे जाए तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहाँ पर आर हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है और रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, एल लेंथ और ए एरिया। आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है और रो का हमें निकालना है। और अगर हम देखें तो लेंथ को मीटर में नापा जाता है और एरिया को मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल करने पर रो बराबर हमको मिलता है ओम मीटर। ओम मीटर। चलिए इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, हम इसको सही कर लेते हैं। ऑप्शन सही से मिला नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? हमारे ऑप्शन है परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन और एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन। तो अगर पूछा जाए अस्त होते समय सूर्यलाल किस कारण दिखाई देता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो कि वायुमंडल में उपस्थित धुएं धूल आदि के कण के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से वह अपने सातों रंग में फैल जाता है और हमारा सूर्य का अस्त होते समय रंग लाल दिखाई पड़ता है। अगर परावर्तनीय घटना पूछा जाए तो जल के गिलास में रखे डंडा जल में रखा डंडा मुड़ा हुआ जल में रखा डंडा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह अब परावर्तन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। आप सभी अगर चाहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।